आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नए वीडियो में। अध्याय नंबर 4 औद्योगिकरण का युग। डॉन ऑफ सेंचुरी ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी है न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में। इस कंपनी ने 1900 में एक संगीत की किताब प्रकाशित की थी जिसकी जल्द पर लिखा था नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी। एक यहाँ से याद रखेंगे, प्राच्य का अर्थ क्या होता है? भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्राच्य शब्द किसके लिए किया जाता है? एशिया के लिए प्रयोग किया जाता है प्राच्य, यानी भूमध्य सागर के पूर्व में। यानी जो भूमध्य सागर है इसके पूर्व में कौन सा देश है? एशिया है, जिसके प्राच्य कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति से पहले औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिकरण का उत्पादन की बात करते हैं तो आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। हमारा आशय किससे होता है? फैक्ट्री में जो उत्पादन होता है उससे। और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से होता है। जो कारखानों में काम करते हैं मजदूर, उन्हें क्या कहा जाता है? औद्योगिक मजदूर। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना शुरू होती है। जो औद्योगिकरण से प्रारंभिक फैक्ट्रियों की शुरुआत होती है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यानी सबसे पहले जो औद्योगिक फैक्ट्रियां थी कहाँ पर शुरू हुई थी? इंग्लैंड में शुरू हुई थी। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिक चरण कहते हैं। आदि का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ की पहली व प्रारंभिक अवस्था का संकेत। 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की तरफ रुकने लगे थे। यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो यूरोप के सौदागर थे, व्यापारी थे, वो गांव की तरफ आने लगे थे। वो किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे, उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन कराते थे। यानी किसानों को पैसा देते थे, कारीगरों को, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए सामान बनवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन बढ़ा नहीं जा सकता था। केवल शहरों में रहते उत्पादन नहीं बढ़ा जा सकता। किसकी बात? उपनिवेशों की बात है। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। शहरों में कौन थे ताकत? गिल्ड्स। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। जो उत्पादक होता था उसके संगठन होते गिल्ड्स। गिल्ड से बड़े उत्पादक कारीगरों का प्रशिक्षण देते थे। जो गिल्ड से जो उत्पादक थे, कारीगर थे, उनको प्रशिक्षण देते थे। जिस प्रकार आज IITI में, पॉलिटेक्निक में प्रशिक्षण दिया जाता है। उत्पादकों का नियंत्रण करते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय नए लोगों को आने से रोकते थे। यानी व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे कौन? गिल्ड्स। शासकों ने भी गिल्ड्स को खास उत्पादकों के उत्पादन और व्यापार का एक अधिकार दिया था। जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने भी इनको विशेषाधिकार दिए थे। फलस्वरूप नए व्यापारियों को शहर में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसीलिए गांव की तरफ आने लगे थे। गांव में गरीब काश्तकार, दस्तकार सौदागरों के लिए काम करते थे। जो लोग गांव में रहते थे उनकी जो ज़मीन थी वो कम होती जा रही थी। ज़मीन में उपज कम होती थी, जिस कारण से उनकी रोजी रोटी के लिए खतरा हो गया था गांव वाले लोगों के लिए। लेकिन शहरों में जैसे ही ये सौदागर आए तो इनसे इनकी रोजी रोटी सुधर गई थी और इनकी इनकम भी बढ़ गई थी, क्योंकि अब खेती के साथ साथ ये काम भी करते थे और जिससे इनकी इनकम में इजाफा हुआ था। इन औद्योगिक उत्पादों से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय को सहारा दिया। यानी खेती के कारण लोगों की आय कम हो रही थी, उसको सहारा मिल गया था। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल को मौका मिल गया था। शहरों और गांव के बीच एक घनिष्ठ समझ विकसित हो गया था। शहरों और गांव में
घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया था। सौदागर रहते तो कहाँ थे, शहरों में थे, लेकिन अपने काम के लिए देहात में आते थे। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स क्या होता है, से ऊन खरीदते थे। देख लीजिए इधर लिखा, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है यानी छांटता है। स्टेपल होता है ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को क्या करता, छांटता है, उसे स्टेपल बोला जाता था। उसे सूत काटने वालों के काम के पास पहुंचा देते थे। इससे धागा मिलता था, यानी जो सूत था आगे पहुंचा देते थे, इससे धागा मिलता था। उसे बुनकरों फुलर्स क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो फुल करता है, यानी चुनटों का सहारा कपड़े समेटता है। चुनटों के सहारा कपड़ा समेटने वाला फुलर कहलाता था, फुलर्स। और रंगसाजों के पास ले जाता था। फुलर्स कहाँ ले जाता था, रंगसाजों के पास, रंगने वालों के पास ले जाता था। लंदन में कपड़ा की फिनिशिंग होती थी। लंदन में कपड़े की फिनिशिंग होती थी। फिनिशिंग का होता था ख़त्म। कपड़े की फिनिशिंग कहाँ होती थी, लंदन में होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता था। जो निर्यातक था वो कपड़े को कहाँ बेचता था, बाजार में बेच देता था। इसीलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। औद्योगिकरण के समय फिनिशिंग शहर कौन सा था, लंदन था। कोर्डिंग क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें कपास और ऊन रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। यानी कपास को ऊन को रेशों के लिए तैयार किया जाता है, उसे करते हैं कोर्डिंग, कताई के लिए। कारखानों का उदय। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 में कारखानों का उदय हुआ था। 18वीं सदी में कपास या कॉटन नए युग का पहला प्रतीक था। यानी जो कपास थी या कॉटन था, इससे ही कारखानों की शुरुआत हुई थी। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई थी। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योगों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करती थी। 1787 में बढ़कर कितना हो गया, 220 लाख पाउंड हो गया। देख लीजिए कितना इजाफा हुआ। 18वीं सदी में कई ऐसे ऐतिहासिक आविष्कार हुए जिन्हें उत्पादन प्रक्रिया कोडिंग हमने ऊपर पढ़ा था, ऐंठना, कताई करना, लपेटना, हर चरण क्या हुआ, कुशलता बढ़ गई थी। यानी मशीनीकरण का, औद्योगिकरण का शुरुआत हो गई थी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया था। पहले से ज़्यादा मजबूत धागा व रेशों का उत्पादन होने लगा था। रिचर्ड आर्कट, याद रखेंगे, रिचर्ड आर्कट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने आई थी। यानी रिचर्ड आर्कट एक मशीन थी सूती कपड़ा बनाने की। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। लंकाशायर कहाँ पर है, लंदन में है। वहाँ की एक न्यूज़ है ये, नोट इम्पोर्टेंट। मैनचेस्टर औद्योगिक शहर या नगर कहाँ पर है, लंदन में है। धुआं छोड़ती चिमनियाँ औद्योगिक इलाके को दूर से पहचान सकते थे। यानी पूरी तरह से औद्योगिक शहर था कौन सा, मैनचेस्टर। पहला सूती उद्योग, कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग में से एक था। यानी उद्योग जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में सबसे पहला उद्योग कौन सा था, सूती उद्योग था, कपास उद्योग तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग था। 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग निकले थे। यानी सबसे पहला उद्योग कौन सा था, सूती वस्त्र था। उसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आए थे, याद रखेंगे। 1840 के दशक में इंग्लैंड में 1860 के दशक से उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा। फलस्वरूप लोहे और स्टील जरूरत तेजी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यातक व मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। 1873 में जो लोहा था, स्टील था, इसका उत्पादन कितना हो गया था, 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था, याद रखेंगे। इंग्लैंड के कपास के मूल्य का दोगुना। दूसरा, नए उद्योग परंपरागत उद्योग को अब इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में तकनीकी रूप से औद्योगिक विकसित हुआ था। नोट इम्पोर्टेंट।
भाप के इंजन का उदाहरण लें। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेसम वोट ने न्यूकोमेन द्वारा बनाया गया था। जेसम वोट ने न्यूकोमेन द्वारा बनाए भाप के इंजन का सुधार किए। यानी जेसम वोट ने उसका इंजन को बनाया था और न्यूकोमेन ने उसमें सुधार किए थे। याद रखेंगे यहाँ से। 1871 में नए इंजन का पेटेंट, इस इंजन का पेटेंट करा दिया गया। जो भाप का इंजन था जेसम वोट ने बनाया था, न्यूकोमेन ने इसमें सुधार किए थे। इस इंजन का पेटेंट कब कराया गया? 1871 में। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू वोल्ट ने किया था, लेकिन बनाया तो जेसम वोट ने था, सुधार किया न्यूकोमेन ने। इसका उत्पादन किसने किया? मैथ्यू बोल्टन ने। याद रखेंगे, मैथ्यू बोल्टन। पर सालों तक इसका कोई खरीदार नहीं मिला, यानी इस इंजन को कोई खरीदने वाला नहीं मिला था। पूरे इंग्लैंड में 321 इंजन थे 19वीं सदी तक। 321 इंजन ही प्रयोग हो रहे थे पूरे इंग्लैंड में 19वीं सदी तक। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योग में, 9 उन उद्योगों में, बाकी खनन में, नहरों में और लोहा इस्पात में प्रयोग हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद नहीं हुआ। यानी मजदूरों की उत्पादन अक्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में उद्योगपति क्या रहे? हिचकिचा रहे थे। हाथ, श्रम और वाष्प शक्ति। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन। विक्टोरिया के समय का ब्रिटेन था जो, उसमें मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान, बेकार लोग कामकाज के लिए शहरों में जाते थे। बहुत सारे उद्योगों में तो श्रमिकों को मौसम के आधार पर संख्या घटती बढ़ती रहती थी, यानी कुछ उद्योग मौसमी थे। ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना पसंद करते थे, ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके अपना काम चलाया जा सके। 19वीं सदी में अमेरिका में यह कंडीशन थी, यानी अमेरिका में मजदूरों की कमी थी, वहाँ पर मशीनों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी, यानी ब्रिटेन में जनसंख्या बहुत अधिक थी। नौकरी मिलने की संभावना, यानी यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब पर निर्भर करती थी, जान पहचान पर। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा है तो नौकरी मिलने में संभावना ज़्यादा रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोजगार के चलते, यानी यहाँ पर सिफारिश बहुत चलती थी। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे रहते थे, रैन बसेरों में रात काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जा रहे अस्थायी बसेरों को वहाँ पर रुक जाते थे। इम्पोर्टेंट यहाँ पर गरीबी के बारे में बताई गई है। नेपोलियन युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी। मजदूरों की आय वास्तविक मूल्य से भारी कम थी। उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे, यानी महंगाई ज़्यादा हो गई थी, वेतन तो कम था। मजदूरों की आमदनी में भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर रहता था। रोजगार की अवधि बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों की औसत दैनिक आय तय थी। मशीन आने के बाद क्या हुआ देख लीजिए। कोयला मजदूरों और उनकी बीवियों के विरोह परेशानी के कारण क्योंकि उनकी बीवियों को काम शिपनिंग इंजन था सूती वस्त्र उद्योग में। शुरू में बड़े अड़ियल ढंग से आगे बढ़े। कौन? जो महिलाएं थी वो। उन उत्पादन में अभी अपनाई गई मशीनों के वे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि इसे जो शारीरिक श्रम की मांग थी वो घटने लगी थी, यानी जो मजदूरों की मांग थी वो घट गई थी। औरतों ने हंगामा कर दिया था। 1830 के दशक में आई आर्थिक महामंदी। आर्थिक मंदी कब आई? 1830 में आई थी, एक 1930 में आई थी। बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35% से बढ़कर 75% हो गई थी।
किसकी? बेरोजगारों की संख्या। कहाँ पर? ब्रिटेन में। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब नई प्रौद्योगिकी आई थी उससे मजदूर बहुत अधिक चिढ़ते थे, क्योंकि उससे बेरोजगारी फैल गई थी। जब ऊन उद्योग में शिपनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया। कौन सी मशीन का? शिपनिंग जेनी मशीन। किस उद्योग में? ऊन उद्योग में प्रयोग किया गया। तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह मशीनों पर हमला करने लगी थी। जेनी के इस्तेमाल से टकराव लंबे समय तक चलता रहा था। शिपनिंग जेनी क्या था? ये किसने बनाई थी? या शिपनिंग जेनी मशीन किसने बनाई थी? जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई थी। मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी थी और मजदूरों की संख्या घटा दी थी। एक पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे लगते थे। भारतीय कपड़े का युग। मशीनी उद्योगों के आने से पहले अंतर्राष्ट्रीय जो कपड़ा बाजार था, इसमें भारतीय रेशम सूती उत्पादों का दबदबा था। मोटा कपास पैदा होता था बहुत से देशों में, लेकिन भारत में महीन कपास पैदा होती थी। आर्मीनियन फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान और पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ें लेकर जाते थे। लेकर जाते थे और यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊँटों की पीठ पर लादकर पश्चिम सीमा पर पहाड़ी दर्रों से रेगिस्तान को पार ले जाते थे। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार था। यानी समुद्री व्यापार भी होता था बंदरगाहों से। गुजरात के तट पर स्थित सूरत कहाँ पर है? गुजरात के तट पर है। बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी हम वहाँ पर कहाँ पर है? सूरत के पास है भारत खाड़ी और लाल सागरीय बंदरगाहों से जुड़ा था। कोरमंडल तट कहाँ पर है? मछलीपट्टम के पास है। मछलीपट्टम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। बंगाल में हुगली के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशिया बंदरगाहों में व्यापार होता था। नहीं, दक्षिण पूर्व में किससे होता था? हुगली से और मछलीपट्टम से। निर्यात के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पाद में पैसा लगाते थे, चीज़ों को लेकर जाते थे, निर्यातकों को पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतर इलाकों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे। सौदागर कौन है? यहाँ पर व्यापारी को कहा गया है। बुनकर से कपड़ा तैयार करवाते थे, उसे बंदरगाह पर पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज होते थे और जहाज दूसरे देशों में लेकर जाते थे। 1750 के दशक में जो भारतीय सौदागर थे, इनका नियंत्रण टूट गया था, यानी इनका नियंत्रण खत्म होने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ गई थी। जो यूरोपीय कंपनियां थी, इनकी ताकत बढ़ गई थी। जो स्थानीय दरबार थे, शासक थे, जैसे जहांगीर था, शाहजहाँ था, औरंगजेब था, इनसे रियायतें हासिल कर ली थी। उन्होंने व्यापार पर इजाज़तदारी प्राप्त कर ली थी। इजाज़तदारी क्या है? इजाज़त, यानी खुद व्यापार करने की इजाज़त प्राप्त कर ली थी राजाओं थे, शासकों से। इससे सूरत व हुगली और पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए थे। पुराने बंदरगाह दो थे, सूरत और हुगली, ये दोनों कमज़ोर पड़ गए थे। इन बंदरगाहों से होने वाला निर्यात में नाटकीय कमी आई थी। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म हो गया था। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए थे। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाला व्यापार घटकर कितना रह गया था? 1.16 करोड़ था और 1740 में घटकर मात्र 30 लाख रुपये रह गया था। देख लीजिए कितना घट गया था। सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री 17वीं शताब्दी की। सूरत और हुगली कमज़ोर पड़ गए थे, दोनों बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए थे। नए बंदरगाह कौन से आ गए थे? बम्बई, कलकत्ता। पुराने बंदरगाहों पर नियंत्रण किसका था? भारतीयों का था। लेकिन जो नए बंदरगाह बने थे मुंबई, कलकत्ता, इन पर नियंत्रण किसका था? औपनिवेशिक सत्ता का था, यानी अंग्रेज़ों का। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार
यूरोपियन कंपनियों के कंट्रोल में था। यूरोपियन कंपनियों में सभी आ जाएंगी, फ्रांस की, ब्रिटेन की, डच, पुर्तगाली सभी आएंगे इसमें। यूरोपियन जहाज़ों के जरिए बहुत सा व्यापार होता था। जो पुराने घराने थे वो ढह चुके थे, भारत में थे, जो जो बचे थे उनको यूरोपीय कंपनियों के साथ व्यापार करना होता था। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो वो भी क्या होंगे, ढह जाएंगे। बुनकरों का क्या हुआ? 1760 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सत्ता का सुदृढ़ीकरण किया। कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी तक फैला नहीं था, यानी ब्रिटिश में अभी तक कपास की इतनी ज़्यादा मांग नहीं हुई थी। भारत से अभी भी जो बारीक सूती कपड़ा था वो ले जाते थे, कौन? यूरोपियन लोग। बंगाल व कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले, यानी सत्ता स्थापित नहीं हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसान नहीं थी। क्यों नहीं थी? जो फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली के साथ स्थानीय व्यापारी जो भारत के लोग थे वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा मोल भाव करते थे और जो महंगा खरीदता था उसे बेच देते थे। अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को बेचते थे। लंदन भेजे गए पत्र में कंपनी के अफसरों को आपूर्ति मुश्किल है, उनसे दामों पर बार बार जिक्र किया गया है। लंदन में जो पत्र भेजे अधिकारियों ने उनका जिक्र है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार हो गया था। फलस्वरूप अपने प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई थी। लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीज़ों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध नियंत्रण के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की गई थी। यानी अब सभी के सभी यूरोपीय कंपनियां थी, उनको यहाँ से भगा दिया था अंग्रेजों ने और खुद की सत्ता स्थापित कर ली थी। पहला काम क्या किया कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों को, दलालों को ख़त्म किया, यानी जो भारत के व्यापारी थे उनको ख़त्म किया और बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण किया। यानी जो बुनकर थे उन पर सीधा नियंत्रण कर लिया कंपनी ने बुनकरों को निगरानी के लिए, जो बुनकर थे उनकी निगरानी के लिए, माल इकट्ठा करने वालों के लिए और कपड़ा की गुणवत्ता की जांच के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए। इन्हें क्या कहा जाता था? गुमस्ता। याद रखेंगे, गुमास्ता किसे कहा जाता था? वेतनभोगी कर्मचारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लगाए थे बुनकरों की निगरानी के लिए, माल इकट्ठा करने के लिए, कपड़े की गुणवत्ता की जांच के लिए। दूसरा, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। यानी जो बुनकर थे वो किसी और के साथ कारोबार नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने पेशगी रकम दे दी, यानी इसके लिए उनको क्या दी? रकम दे दी गई थी पहले ही। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दे दिया था। यानी जो बुनकर थे कच्चा माल खरीदने के लिए इनको कर्जा दे दिया गया। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ माल किसे बेचना पड़ता था? या कपड़ा गुमस्ता को भेजना पड़ता था। गुमस्ता आपको देख लिया कौन था? वे किसी और व्यापारी को नहीं दे सकते थे, बेच सकते थे। जैसे जैसे कर्जे मिलते गए महीन कपड़ों की मांग बढ़ती गई। कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार कर लेते थे। सारे बुनकरों के पास ज़मीन के छोटे छोटे पट्टे थे जिन पर वे खेती करते थे, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते थे। अब वे जिस ज़मीन को भाड़े पर देकर और बुनकर का काम करता था पूरा परिवार। लेकिन जल्दी ही बुनकरों और गुमस्तों के बीच टकराव होने लग गया था। क्यों होने लग गया था? क्योंकि जो गुमस्ता था वो कम दाम पर खरीदता था माल को बुनकरों से और कंपनी को अधिक दाम पर देता था, यानी गुमस्ता भी इसमें पैसे खाता था। और दूसरा कारण ये था कि नए गुमस्ता थे जो बाहर से आए थे, यानी अंग्रेज थे या और लोग थे जो बाहर से बनाए गए थे गुमस्ता। पहले गुमस्ता कौन होते थे? पहले गुमस्ता गांव के ही व्यक्ति होते थे जो अपने आसपास के संबंधित होते थे। वो गांव वालों का बहुत ख्याल रखते थे। उनका गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दबंग पूर्ण व्यवहार करते थे। दबंग आपको पता क्या होता है? गुंडागर्दी। सिपाहियों और चपरासियों को लेकर आते थे। वो माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सज़ा देते थे। सज़ा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था, कोड़े मारे जा सकते थे। अब बुनकर न तो दाम पर मोलभाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से कीमत मिलती थी जो भी
वही कीमत पर काम करना पड़ता था और कर्जों की वजह से कंपनी में बंधे हुए थे। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए थे। कर्नाटक और बंगाल में जो बुनकर थे वो अपना काम छोड़ के गाँव छोड़ के चले गए थे। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव या करके में काम करने लग गए थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते और गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी थी। यानी गांव के जो बुनकर थे और जो व्यापारी थे गांव के, उनके साथ मिलकर उन्होंने बगावत कर दी। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे, उन्हें कर्जे बंद कर दिए, खेतों में मजदूरी करने लगे थे। भारत में मानचेस्टर का आना, यानी मानचेस्टर से बना कपड़ा भारत में आने लगा था। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर था कौन, हेनरी पतुल्लो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन देखते देखते 19वीं सदी में क्या हो गया, भारतीय माल के कपड़े में गिरावट आने लगी थी। लंबे समय तक जारी रही। 1811-12 में सूती माल का हिसाब कितना 33% था और 1850-51 में घटकर मात्र 3% रह गया। देख लीजिए 30% गिरावट आ गई थी। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हो गया था तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाली आयात को लेकर परेशान थे। यानी इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हो गया था तो बाहर से कपास आती थी तो उसको लेकर क्या थे, परेशान थे वहाँ के खुद के व्यापारी। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि आयात की जाने वाले कपड़े पर और शुल्क लगाया जाए, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सकें। यानी मैनचेस्टर में बने कपड़े इंग्लैंड में आसानी से बिक सकें। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाज़ारों में बेचे और ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वो ब्रिटिश जो कपड़ा है उसको भारतीय बाज़ारों में बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग के निर्यात में नाटकीय परिवर्तन हुए। 18वीं सदी के आखिर में भारत में उत्पादों के नए बराबर निर्यात हुआ। यानी भारत में निर्यात बहुत कम हो गया 18वीं सदी में। 1850 तक आते आते सूती कपड़ा भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1830 तक यह 50% हो चुका था। यानी इंग्लैंड का बना हुआ कपड़ा 50% का आ गया था 1870 तक। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक और समस्या खड़ी हो गई थी। उनका निर्यात बाजार ढह गया था, स्थानीय बाजार सिकुड़ गए थे। बम्बई और कलकत्ता 1880 के दशक में व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित हो चुके थे और पुराने बंदरगाह समाप्त हो चुके थे। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। यानी मैनचेस्टर का आयातित माल भारतीय बाजारों में आने लगा था। कम लागत पर मशीनों के बना कपड़ा उत्पादन सस्ता था। यानी जो मशीनों से बना हुआ कपड़ा था मैनचेस्टर का वो कम सस्ता था बिल्कुल भारतीय कपड़े की अपेक्षा। बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1850 के दशक तक ज़्यादातर बुनकरों के पास इलाकों में गिरावट आ गई थी और बेकारी की समस्या बढ़ गई थी। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। यानी बुनकरों को अच्छी कपास भी नहीं मिल पा रही थी। 1860 की बात है जब अमेरिका गृह युद्ध से जूझ रहा था। अमेरिका में गृह युद्ध कब चला था? 1860 के आसपास चला था। अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई थी। अमेरिका से कपास आना बंद हो गई थी क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन कच्चा माल कहाँ से मांगने लगा? भारत से। भारत से क्यों मांगने लगा? क्योंकि अमेरिका से मिलना बंद हो गया था गृह युद्ध के कारण। भारत से कच्चे कपास का निर्यात में वृद्धि हो गई थी। भारत से जो कच्चा कपास थी उसका निर्यात होने लगा ब्रिटेन में और जो कीमतें थी वो आसमान को छूने लगी थी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए थे। जो भारत के बुनकर थे वो कच्चे माल नहीं मिल पा रहा था। मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरों के सारे पेट पालना संभव नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई थी।
अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा था। बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से पट गया था। ऐसे में बुनकरों उद्योग किस तरह कायम रह सकता था। यहाँ पर किस तरह के उत्पादन की बात है, मशीनों से उत्पादन होने लगा था। भारत में भी जो ब्रिटेन थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, माल का उत्पादन करने लग गई थी, कपड़े का। फैक्ट्रियों का आना। बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में आई थी। बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब लगी? 1854 में। 2 साल बाद उसमें उत्पादन शुरू हो गया था, यानी 1856 में क्या शुरू हो गया था? माल शुरू हो गया था बनना, किसमें? बम्बई में, कपड़ा मिल में। 1862 तक यहाँ ऐसी 4 मिलें लग गई थी। 1862 तक बम्बई में कितनी कपड़ा मिल लग गई थी? 4। उनमें से 94,000 तकलियाँ 1,950 कर गए थे। उस समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी थी। बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी थी। देश की पहली जूट मिल 1855 में खुली थी। देश की पहली जूट मिल कब खुली थी? 1855 में। 1854 में खुली थी कपड़ा मिल, 1855 में खुली जूट मिल। दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई थी। पहली कब हुई थी? 1855 में। दूसरी जूट मिल 1862 में शुरू हुई थी। 1854 में हुई थी कपड़ा मिल। 1862 में मुंबई में 4 कपड़ा मिल लगी थी। लेकिन दूसरी जूट मिल कब लगी थी? 1862 में लगी थी। इस प्रकार एक डेट को दूसरी डेट से रिलेट करके याद करें। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल के दशक में कानपुर खुली थी। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली थी। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की कपड़ा मिल चालू हो गई थी, यानी 1861 में कपड़ा मिल शुरू हो गई थी। कौन सी? अहमदाबाद वाली। 1874 में मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी। मद्रास की पहली कताई बुनाई मिल कब खुली? 1874 में। इन सभी को याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपके आ सकता है। जमशेद जी भोई। जी भोई एक फारसी बुनकर के बेटे थे, यानी फारसी बुनकर थे कि उसके बेटे थे जी भोई। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाज चलाने का काम किया। उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था। किसके पास? जमशेद जी भोई के साथ। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 तक उनके पास सारे जहाज बेचने पड़ गए थे। अमेरिका और ब्रिटेन से इतने अंग्रेज़ों और अमेरिकी लोगों से इतनी प्रतिस्पर्धा हो गई थी कि इसके सारे जहाज बेचने पड़ गए थे जमशेद जी भोई ने। 18वीं सदी के आखिर में अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन का निर्यात करने लगे थे। 18वीं सदी में अंग्रेज थे जो, और भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। उसके बदले में चीन से क्या लेते थे? चाय लेते थे। यानी भारत की प्रजाति अंग्रेज भारत से चीन को बेचते थे अफीम, और चीन से मंगवाते थे चाय जो इंग्लैंड जाती थी। या चाय कहाँ जाती थी? इंग्लैंड में जाती थी। कहाँ की चाय? चीन की चाय इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत में पहुंच चुके थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे, माल को जहाज़ों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार में से पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर, याद रखेंगे, बंगाल में एक द्वारकानाथ टैगोर थे जो चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया। द्वारकानाथ कहाँ से थे? बंगाल से थे। चीन के साथ व्यापार किया अफीम का और बहुत सारा पैसा कमाया। वे उद्योगों में निवेश करने लगे। 1830 के दशक में उन्हें 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी। किसने? द्वारकानाथ टैगोर ने 6 उद्यम कंपनियां लगा दी थी, देख लीजिए। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संकटों में औरों के साथ साथ टैगोर उद्यम में भी बैठ गए। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। बम्बई में डिनसो पेटी और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेद जी नुसरवाजी टाटा
जमशेदजी नुसरतवादी टाटा जैसे पारसियों ने एक जमशेदजी कौन थे? एक पारसी थे। आंशिक रूप से चीन को निर्यात करने और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करने जैसे पैसा कमाया। जमशेदजी से इन्होंने चीन से और इंग्लैंड से कच्चे कपास करने के लिए रूप में पैसा कमाया। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने किसने लगाई थी? 1917 में कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने चीन के साथ व्यापार किया। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जी.डी. बिरला के पिता और दादा ने किया था। यानी भारत में जो आज बड़े उद्योगपति हैं ये अंग्रेजों के समय से ही बड़े उद्योगपति हैं। देख लीजिए दिखाए गए चित्र में द्वारकानाथ टैगोर। पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यापारियों नेटवर्कों का सहारा लिया। मद्रास के कुछ सौदागरों ने बर्मा से व्यापार करते थे। जो मद्रास के कुछ व्यापारी थे, सौदागर थे, बर्मा से व्यापार करते थे, जबकि कुछ मध्य पूर्व अफ्रीका से संबंध थे। इनके अलावा कुछ वाणिज्यिक समूह थे, लेकिन विदेश व्यापार से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। वे भारत में व्यवसाय करते थे। वे एक दूसरे से जगह माल ले जाते थे, सूद पर पैसा देते। सूद होता है ब्याज पर पैसा देते थे कौन? व्यापारी। एक शहर से दूसरे शहर पैसा पहुंचाते थे, व्यापारियों को पैसा देते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुतों ने फैक्ट्रियां लगा ली थी। भारतीय व्यापारियों औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया। यानी भारतीय व्यापार था जिस पर औपनिवेशिक का शिकंजा कसता गया। भारतीय व्यवसायियों को बाहर कर दिया गया। और अब भारतीय व्यापारी किसका निर्यात करने लगे थे? कच्ची कपास का, अफीम का, गेहूं का, नील का निर्यात कर सकते थे। कहाँ पर? ब्रिटेन में, यूरोप में, जिनकी अंग्रेजों को जरूरत थी। धीरे धीरे जहाजरानी व्यवसाय से ये भी बाहर कर दिए गए। यानी ये भी बाहर कर दिए गए धीरे धीरे करके। पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधक एजेंसियां भारतीय उद्योगों का विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण था। यानी यूरोपीय कंपनियों का भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण था। कब? पहले विश्व युद्ध तक। इनमें बर्ड हिलगर्स, याद रखेंगे, बर्ड हिलगर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जी.डी. स्किर्न कंपनियां थी। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थी और संयुक्त उद्यम लगाती थी। संयुक्त का मतलब है मिला जुला। कौन लगाती थी? मिला जुला का प्रबंध संभालती थी। ज़्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक का काम करते थे। इनको पूंजी उपलब्ध कौन करते थे? भारतीय करवाते थे। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में जो मजदूर थे काम करते थे 5,84,000। 1946 तक कितने हो गए थे? 24,36,000 मजदूर हो चुके थे फैक्ट्रियों में। 1911 में मुंबई में सूती कपड़ा मिल में काम करने वाले 50% लोग कहाँ से थे? रत्नागिरी जिले से थे। रत्नागिरी जिला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर लोग कानपुर के ही थे। और आगे जब जैसे जैसे मजदूरों की मांग बढ़ती गई और ये खबर फैलती गई कि शहरों में काम मिलता है, तो संयुक्त प्रांत मतलब यूपी और बिहार से भी बहुत से मजदूर कपड़ा मिलों में और कलकत्ता जूट मिलों में काम करने लगे थे। 1912 में जे.एन. टाटा जमशेदपुर में भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र लगाया था। भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र कब लगाया था? 1912 में लगाया था। किसने? टाटा ने लगाया था जमशेदपुर में। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग काफ़ी बाद में शुरू हुआ। औपनिवेशिक भारत में औपनिवेशिक मशीनरी, रेलवे, लोकोमोटिव ज़्यादातर आयात होता था। मिलों में प्रवेश निषिद्ध था। रोजगार चाहने वालों की संख्या अधिक थी, रोजगार देने वालों की संख्या कम थी। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे। जॉबर कौन होता था? कोई पुराना विश्वसनीय कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को काम पर लाता था, उन्हें काम का परोस देता था, उन्हें शहर में जमने में मदद करता था, मुसीबत के समय सहायता करता था। इस प्रकार जॉबर ताकतवर मजबूत व्यक्ति बन गया था। बाद में जॉबर मदद के बदले में पैसे व तोहफे लेने लग गया था लोगों से। मजदूरों की जिंदगी नियंत्रित करता था।
ये इधर जोपर दिखाएगा, देख लीजिए जोपर, हाथ में छतरी, पाँव में जूती, बहुत अमीर व्यक्ति है। जोपर क्या होता है, इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार, मिस्त्री और ठेकेदार भी बोलते हैं। अहमदाबाद में एक मिल में कताई में लगी मजदूर औरतें, यानी कताई का काम मोस्टली महिलाएं करती थी। नोट इम्पोर्टेंट। स्वदेशी आंदोलन से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया। इससे भारतीय कपड़े को क्या मिला, स्थान मिला, प्रतिस्पर्धा में कमी आई। बहुत से जो समूह थे, किसके समूह थे, औद्योगिक समूह थे, वो संगठित हुए। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया कि आयात शुल्क बढ़ाया जाए ताकि जो भारतीय उद्योगों का कुछ रक्षा हो सके। ऐसा ही किया। 1906 के बाद चीन बेचे जाने वाले भारतीय धागे का निर्यात में कमी आई और चीनी बाजारों में चीनी और जापान की मिलों के उत्पादन छा गए थे। 1900 से 1912 के बीच भारत में सूती कपड़े का उत्पादन 2 गुना हो गया था। यानी भारतीय लोग अब धागे की बजाय कपड़ा बनाकर निर्यात करने लगे थे चीन में। पहला विश्व युद्ध, औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी। यानी पहले विश्व युद्ध से पहले औद्योगिक विकास बिल्कुल धीमा था। युद्ध ने एक नई कंडीशन पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी सामग्री बनाने में व्यस्त हो गए थे। भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया था। भारतीय बाजारों में रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया था। यानी जो भारत की खुद के बाजार थे, उनको एक देसी बाजार मिल गया था और जो मैनचेस्टर से कपड़ा आता था वो आयात कम हो गया था उसका। युद्ध लंबा खींचता तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी, कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते और घोड़े खच्चर की जीन, बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे थे। यानी जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता गया तो भारतीय उद्योगों को भी सहारा मिल गया था। मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर। पुराने कारखानों के नई पालियों में चलने लगे थी। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया। हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। आधुनिकीकरण न कर पाने, यानी जो मैनचेस्टर था वो पहले जैसी हालत प्राप्त नहीं कर सका। आधुनिकीकरण न कर पाने के कारण अमेरिका, जर्मनी, जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ गए थे। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध के कारण कपास का उत्पादन कम हो गया था। ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े का निर्यात जबरदस्त गिरावट आई थी। उपनिवेशकों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया था। लघु उद्योग का बहुतायत। हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री थी उद्योग में लगातार इजाफा हो रहा था। युद्ध के बाद फैक्ट्रियों उद्योग में इजाफा हुआ था, लेकिन अर्थव्यवस्था में ये इजाफा बहुत छोटा था। 1911 में 67% जो उद्योग थे कहाँ लगे थे, बंगाल और मुंबई में लगे थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर पर उत्पादन होता था। आज भी पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। यह संख्या 1911 में 5% थी, 1931 में 10% थी। बाकी मजदूरों, गली मोहल्लों में छोटे छोटे वर्कशॉप और घरेलू इकाइयाँ थीं। कुछ मामलों में तो 20वीं सदी के दौरान भी हाथ से उत्पादन होता था। 20वीं सदी में भी हाथ से काम होता था कुछ इकाइयों में। तो यह हथकरघा क्षेत्र के बारे में सही है जिसकी हमने पीछे चर्चा की थी। सस्ते मशीन निर्मित धागे से 19वीं सदी में कताई उद्योग को खत्म कर दिया गया था, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते थे। 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े उत्पादन में लगातार सुधार हुआ है। 20वीं सदी तक दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाई स्टल वाले करघों पर इसका इस्तेमाल करते थे। फ्लाई स्टल क्या होता है? यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्षैतिज
ताना ताना बोलते हैं जिसे, वो लंबुत धागा बाना पिराई देती है। फ्लाई स्टील के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करके चलाने और छोटे और चौड़े अर्जे का कपड़ा बनाने में मदद मिली थी। 1941 तक 35% से ज़्यादा हथकरघे कैसे थे? फ्लाई स्टील थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे, जबकि कुछ महीन कपड़ा बनाते थे। मोटा कपड़े को मुख्य रूप से कौन खरीदते थे? गरीब लोग खरीदते थे, जिसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव होता रहता था। खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो कपड़ा कहाँ से खरीदेंगे? तो वो कपड़ा भी नहीं खरीदते थे, यानी कपड़े की मांग एकदम घट जाती थी। वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज़्यादा थी। जो बेहतर किस्म का कपड़ा था, यानी जो महीन कपड़ा था, इसके खाते पीते घराने के लोग ज़्यादा खरीदते थे, उसमें उतार चढ़ाव कम आते थे। जबकि गरीब भूखे मर जाते थे, तो अमीर लोग ही है कपड़ा खरीद सकते थे। यानी गरीब लोग तो भूखे मरते होते थे, तो अमीर लोग तो मोटा कपड़ा था वो खरीद लेते थे। अकालों से बनारसी या बालचूरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। यानी बनारसी या बालचूरी साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध थी। बनारस की या बालचूर की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध थी। वैसे भी जैसे कि आप देख चुके हैं, मील विशेष प्रकार की बुनाइयों की नकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियों, मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियाँ। लुंगी कहाँ की प्रसिद्ध हैं? आज भी हैं, आज भी मद्रास की लुंगी प्रसिद्ध हैं। भारत में कहाँ कहाँ उद्योग थे? देख लीजिए, बंगाल, मुंबई और मद्रास बड़े औद्योगिक क्षेत्र थे। बाकी छोटे थे। पंजाब भी छोटा था, संयुक्त प्रांत भी, और मध्य प्रांत भी, और बिहार भी बहुत छोटे थे। लेकिन बड़े 3 थे। मुंबई सबसे बड़ा, नंबर 1 बंगाल, नंबर 2 मुंबई, नंबर 3 मद्रास। नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका था विज्ञापन। जिस प्रकार आज भी विज्ञापन दिए जाते हैं, आप देखते हैं एडिडास के जूते हैं, अच्छा नाइक के जूते हैं। इस प्रकार अलग अलग कपड़ों की भी ब्रांड दिखाए जाते हैं, वैरायटी दिखाई जाती हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन विभिन्न उत्पादों की ज़रूरत और वांछनीय बना लेते थे। वे लोगों की सोच बदल सकते हैं, नई ज़रूरतें पैदा कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में है जहाँ चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों में, पत्रिकाओं में, होर्डिंग्स होते, बैनर, दीवारों पर, टेलीविज़न पर, पर्दे पर, सब जगह विज्ञापन छापे जाते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में मुड़कर देखें, तो जहाँ पर औद्योगिकरण का भी शुरुआत हुई थी, तो विज्ञापन का उत्पादन इतना नहीं था। जब मैनचेस्टर के उद्योगपति ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया, तो वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का मतलब होता है विज्ञापन। लेबल का फ़ायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम, उत्पादन की जगह का पता चल जाता था। लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक भी होता था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा होता था, तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं होता था। जिस प्रकार आज मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया लिखा होता है। मैनचेस्टर के लेबल 20वीं सदी के प्रारंभ, आयातित कपड़ों के लेबल पर असंख्य भारतीय देवी देवताओं की, जैसे कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती के चित्र किया जाता था, जो संबंधित वस्तु की गुणवत्ता दर्शाता था। मैनचेस्टर के लेबल पर महाराजा रणजीत सिंह का चित्र है। देख लीजिए, महाराजा रणजीत सिंह का चित्र लगाया गया था किस पर? मैनचेस्टर के लेबल पर। उत्पादन के प्रति सम्मान पैदा करने हेतु ऐतिहासिक व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। लेबल पर सिर्फ शब्द अक्षर नहीं होते थे, उन पर तस्वीरें भी बनी होती थी, जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। अगर हम पुराने लेबलों को देखें, तो उन निर्माताओं को सोच, हिसाब किताब, लोगों को आकर्षित करने का अंदाज था, बिल्कुल सही था, क्योंकि उस समय मोस्टली जनसंख्या अनपढ़ थी, तो चित्रों के माध्यम से ही पहचानते थे। इन लेबलों में भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें होती थी। देवी देवताओं की तस्वीरों के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि ये चीज़ खरीदें। कृष्ण, सरस्वती की तस्वीरों का फ़ायदा ये होता था कि
विदेशों में बनी चीज़ भी भारतीय बाजार में जानी पहचानी से लगती थी। 19वीं सदी के आरंभ में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छापवाने लगे थे। अखबारों और पत्रिकाओं में भी पढ़े लिखे लोग समझ सकते थे कि कैलेंडर उनको भी समझ आ गया था। जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, चाय की दुकान, दफ्तरों, मध्यवर्गीय घरों में कैलेंडर लटकते रहते थे। इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज़ पूरे साल देखते रहते थे। आज भी कैलेंडर आते हैं, बहुत स्कूलों के, मंदिरों के अनेक प्रकार के कैलेंडर आते हैं। बहुत से राजनेता कैलेंडर बनवाते हैं। आज सनलाइट साबुन का कैलेंडर बनाकर देख लीजिए यहाँ पर। एक भारतीय मिल में बने कपड़े का लेबल देख लीजिए, लेबल दिखाएगा यहाँ पर। एक देवी अहमदाबाद के मिल में बना कपड़ा दान कर रही है। यह देवी है, ये कपड़ा का दान कर रही है। प्रत्येक वक्तव्य का सही और गलत बताइए। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रमिक 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक में काम कर रही थी। ये गलत है। 19वीं सदी में तकनीक इतनी खास नहीं थी, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा काम कर रही थी। इन लोग काम करते थे औद्योगिक क्षेत्रों में, तकनीकी नहीं आई थी। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का दबदबा था। बिल्कुल सही है, जो भारतीय महीन कपड़ा था उसका दबदबा था, भारत का भी और चीन के कपड़े का भी दबदबा था। ये सही है, ये गलत है। अमेरिकी गृह युद्ध फलस्वरूप भारत के कपास का निर्यात में कमी आई। निर्यात में कमी नहीं आई थी, बल्कि निर्यात में बढ़ोतरी हुई थी। ये गलत है, क्योंकि अमेरिका से ब्रिटेन में कपास नहीं आ रही थी तो भारत से कपास मंगाई जा रही थी, जिस कारण से भारत की कपास के दाम में उछाल आ था। फ्लाई स्लट के आने से हथकरघा कामगारों के उत्पादन में सुधार हुआ है। बिल्कुल सही है। चलिए, ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।